17वीं सदी की बात है, जब पंजाब के कुछ लोग अपनी जमीन पर साधारण सी खुदाई कर रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यह मेहनत आने वाले समय में इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक बनने वाली है। जब मिट्टी हटाई गई तो नीचे से बनी बनाई पकी हुई ईंटें नजर आईं। उन ईंटों का आकार इतना सटीक और मजबूती इतनी अद्भुत थी कि ग्रामीण यह सोचकर हैरान रह गए कि आखिर इन्हें किसने बनाया होगा। उन्होंने इसे भगवान का चमत्कार मान लिया और उन ईंटों का इस्तेमाल अपने घर बनाने में करने लगे। उन्हें यह आभास भी नहीं था कि ये ईंटें केवल ईंटें नहीं थीं, बल्कि एक ऐसे महान युग की गवाही थीं जिसने हजारों साल पहले एक समृद्ध और संगठित जीवन जिया था। वक्त का पहिया घूमता रहा। धीरे धीरे लोग इन ईंटों की असली अहमियत भूल गए। फिर आया साल 1921। इस साल पंजाब और सिंधु क्षेत्र में जब वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने योजनाबद्ध तरीके से खुदाई शुरू की, तो इतिहास का एक ऐसा पन्ना सामने आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। धरती के नीचे से एक पूरी सभ्यता बाहर आने लगी। विशाल मकान, चौड़ी सड़कें, नालियां, बर्तन, गहने, खिलौने और यहां तक कि मूर्तियां भी मिली। इस खोज ने यह साबित कर दिया कि भारत की जड़ें उतनी ही पुरानी हैं जितनी मिस्र की नील नदी सभ्यता या मेसोपोटामिया की टिग्रिस यूफ्रेटिस सभ्यता। अब भारत भी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं की सूची में शामिल हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, लगभग 4,500 साल पहले अपने शिखर पर थी। माना जाता है कि इस सभ्यता का आरंभ लगभग 2600 ईस्वी पहले हुआ और यह करीब 1900 ईस्वी पहले तक फली फूली। इस दौरान इसकी जनसंख्या 50 लाख से भी अधिक हो गई थी। यह सभ्यता इतनी विशाल थी कि इसका क्षेत्र आज के पाकिस्तान, उत्तर भारत, गुजरात, हरियाणा और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता को खास बनाती है इसकी योजनाबद्ध शहरी व्यवस्था। उस समय जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लोग छोटे छोटे गांवों और झोपड़ियों में रहते थे, तब यहाँ के लोग विशाल और योजनाबद्ध शहरों में रहते थे। इनकी सड़कें सीधी और एक दूसरे को काटती हुई बनाई गई थीं, जैसे आज के आधुनिक शहरों में होता है। मकान पकी हुई ईंटों से बने थे और 2 मंजिल तक ऊंचे होते थे। अमीर और गरीब के बीच का अंतर भी उनके घरों से झलकता था। अमीर बड़े और सुविधाजनक घरों में रहते थे, जबकि गरीब छोटे घरों में। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि हर घर में अलग बाथरूम बना होता था और कई घरों में तो फ्लश टॉयलेट भी मिले हैं। गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए नालियों का अद्भुत सिस्टम था। घरों की नालियां गलियों की मुख्य नालियों से जुड़ी होती थीं और ये नालियां ढंकी हुई होती थीं। सोचिए, आज से 4000 साल पहले सफाई और सीवेज सिस्टम का इतना आधुनिक रूप मौजूद था। यह बताता है कि उस समय के लोग साफ सफाई और स्वास्थ्य के प्रति कितने सजग थे। इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े और प्रसिद्ध शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। इन शहरों में 30 से 40 हजार लोग रहते होंगे। यहां अनाज रखने के लिए विशाल भंडार मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि अनाज को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी थी। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार आज भी इसकी पहचान है। यह एक बड़ा तालाब था जिसकी सीढ़ियां नीचे जाती थीं। इतिहासकार मानते हैं कि यहां धार्मिक अनुष्ठान होते थे या लोग इसे पवित्र स्नान के लिए इस्तेमाल करते थे। गांवों में रहने वाले लोग खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे। वे गेहूं, जौ, कपास और तिलहन उगाते थे। यही नहीं, दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती यहीं की गई थी। शहरों के लोग व्यापार में लगे रहते थे। वे मेसोपोटामिया तक सामान भेजते थे। इस व्यापार में अनाज, कपड़ा, आभूषण और मिट्टी के बर्तन शामिल होते थे। यहाँ के लोग नावों और बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पेशों की विविधता देखने को मिलती है। यहाँ सुनार थे जो सोने चांदी के गहने बनाते थे। कुम्हार थे जो सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। बढ़ई थे जो लकड़ी का काम करते थे। खिलौने बनाने वाले भी थे जो बच्चों के लिए मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने तैयार करते थे। इन खिलौनों में पहियों पर चलने वाली गाड़ियां और जानवरों की आकृतियां आज भी खुदाई से मिली हैं। महिलाओं की स्थिति भी यहां अच्छी रही होगी। खुदाई में बड़ी संख्या में महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें मातृ देवी की मूर्तियां कहा जाता है। यह इस बात का संकेत है कि स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था और शायद समाज मातृसत्तात्मक भी रहा हो। महिलाएं धर्म और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। सिंधु घाटी के लोग धार्मिक भी थे। वे मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा वे प्रकृति के तत्वों को भी पवित्र मानते थे।
जैसे आग, जल, पेड़ पौधे, सूरज और पशु। यह लोग मूर्ति पूजा भी करते थे, लेकिन अब तक कोई बड़ा मंदिर वहां से नहीं मिला है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग खुले स्थानों या खेतों में पूजा करते थे। अगर ध्यान से देखें तो आज की भारतीय संस्कृति में भी इन मान्यताओं की छाप साफ दिखाई देती है। इतनी महान सभ्यता आखिर क्यों मिट गई? ये सवाल आज भी पूरी तरह से रहस्य है। इतिहासकारों ने कई कारण बताए हैं। कुछ मानते हैं कि सिंधु नदी बार बार बाढ़ लाती थी और इसने शहरों को तबाह कर दिया। कुछ कहते हैं कि कोई बड़ी महामारी फैली जिसने आबादी को खत्म कर दिया। कुछ विद्वान जलवायु परिवर्तन को कारण मानते हैं। उनका मानना है कि नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए और लोग रहने योग्य जगह छोड़ने लगे। कुछ लोगों का मानना है कि बाहर से आए आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट कर दिया, लेकिन इस बात का सबूत पक्का नहीं मिलता, क्योंकि खुदाई में हथियार बहुत कम मिले हैं। संभव है कि पतन के पीछे एक से अधिक कारण रहे हों। पहले बाढ़ आई होगी जिससे बड़ी संख्या में लोग मरे, फिर खाने पीने की भारी कमी हुई, लाशों से बीमारी फैली और महामारी ने और जानें ले ली। जो लोग बचे उन्होंने अपने घर छोड़ दिए और दूर दराज जगहों पर बस गए। धीरे धीरे यह महान सभ्यता इतिहास की गहराइयों में दफन हो गई, लेकिन सभ्यता मिट जाने के बावजूद उसकी विरासत आज भी हमारे बीच जीवित है। हमारी साफ सफाई की परंपरा, धार्मिक मान्यताएं, प्रकृति की पूजा और योजनाबद्ध बस्तियां हमें उसी सभ्यता की याद दिलाती हैं। यह हमें सिखाती है कि हजारों साल पहले भी हमारे पूर्वज आधुनिक सोच रखते थे और उन्होंने ऐसा समाज बनाया था जो संगठित और उन्नत था। सिंधु घाटी सभ्यता केवल ईंटों और अवशेषों का ढेर नहीं है, यह हमारी पहचान है। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत का इतिहास हजारों साल पुराना और गौरवशाली है। यह सभ्यता हमें यह भी बताती है कि मनुष्य कितनी जल्दी प्रगति कर सकता है और अपने जीवन को कितना व्यवस्थित बना सकता है। आज जब हम अपने आधुनिक शहरों की ओर देखते हैं तो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी के उन शहरों की झलक दिखाई देती है। सीधी सड़कों का जाल, सीवेज सिस्टम, बड़े बड़े घर और सार्वजनिक स्थान, ये सब उन्हीं की सोच का परिणाम है। तो जब हम इस सभ्यता की ओर देखते हैं तो यह एहसास होता है कि हम केवल वर्तमान नहीं जी रहे हैं, बल्कि अतीत की उस धरोहर का हिस्सा हैं जो हमें निरंतर जोड़ती है। यह सभ्यता भले ही समाप्त हो गई, लेकिन उसकी आत्मा आज भी हमारे समाज और संस्कृति में सांस ले रही है।